हो गया क्या? ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर सेकंड है और हम लोग क्या लास्ट क्लास, हाँ गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में जो भी हम पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिए। एक बार आप नोटबुक ओपन कीजिए और नोटबुक में 1-2 मिनट में लास्ट क्लास का कंटेंट को एक बार देखिए कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ाए हैं। एक बार रिवीजन कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। जब तक आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, हम एक बार डायग्राम को फिर से बना देते हैं जो लास्ट क्लास में हम बनाए थे। चलिए स्टार्ट करें। रिवाइज हो गया? लास्ट क्लास का रिवीजन कर लिया आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में हम ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाए थे। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। और इस सेल के बारे में हम ये बताए कि इस एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास कितना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम उसमें नंबरिंग भी लिखवाए थे, जिसमें से हम लोग अभी फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। उस फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सेल ग्लाइकोकैलिक्स। पहला स्ट्रक्चर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? सेल वॉल। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में बात किए है ना कि जो एक सेल प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद जो लेयर है उसका नाम है सेल वॉल और उसके बाद जो लेयर है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें से हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। और उसके बाद एक पॉइंट हम ये भी लिखवाए थे कि सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन तीनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। तीनों को एक साथ अगर बात करेंगे, तीनों को एक ही बार में अगर कोई टर्म देना है तो हम लोग उसको बोलेंगे सेल एनवेलप। ठीक है, जिसमें से पहला नंबर बात की ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। आज हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे, पिलाई बनाए थे, फिम्बरी बनाए थे, फ्लैजिला बनाए हैं। उसके बाद आप लास्ट क्लास का नोटबुक चेक कीजिए, वहां पे प्लास्मिड हम लिखे हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। तो प्लास्मिड लिखा हुआ है आपके उस डायग्राम में? अगर प्लास्मिड नहीं लिखा हुआ है तो यहां पे लिख लीजिए प्लास्मिड डीएनए। वहां पे एक डायग्राम बना, उसी डायग्राम में वहां पे लिख लीजिए प्लास्मिड डीएनए। ठीक है, लिख लिए ये। अगर नहीं लिखे हैं लास्ट क्लास में, अगर छूट गया हो तो इसको अभी फिर से उसी डायग्राम में लिख लीजिए, लिखिएगा प्लास्मिड डीएनए
और ये तो लिखवा दिए थे न्यूक्लियोइड, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर को बोले थे ये राइबोसोम है, ये मेसोसोम है, ये क्रोमैटोफोर है। ये सब स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे बाहर का लेयर है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमने क्या बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब होता है ग्लाइकोकैलिक्स का मीनिंग क्या होता है बताओ, लास्ट क्लास में बताया ना। ग्लाइको का मतलब हम बोले इट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, बहुत अच्छा, रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। एंड कैलिक्स का मतलब क्या बताए थे बताओ, कैलिक्स का मीनिंग क्या बताए थे, कवरिंग, मतलब एक ऐसा कवरिंग जो किससे बना हो, इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कर क्या रहा है, एक सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक सेल को कवर कर रहा है, और उसी का नाम क्या पड़ता है, उसी का नाम हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है, आउटर मोस्ट लेयर का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। फिर हम बताएं कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कितना टाइप का है बताओ, लास्ट क्लास का ही कंटेंट चल रहा है अभी, कितना टाइप का है, 2 टाइप का। बोले कि 2 टाइप का, जब बोले कि एक मान लो सेल है और सेल के बाहर में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है अगर वो लूज होगा, अगर वो बहुत ज्यादा स्लीमी लेयर होगा, स्लाइम होगा, तो उसका नाम पड़ेगा स्लाइम लेयर। क्या नाम पड़ेगा उसका, स्लाइम लेयर। और अगर एक सेल के बाहर में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा टफ है और रिजिड है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, टफ कैप्सूल। क्लियर है यहां तक, ये सब बात क्लियर है। क्या बोले कि ग्लाइकोकैलिक्स कितना टाइप का, 2 टाइप का। अब बोले ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप का है, तो एक को बोले स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर किसको बोले कि अगर आउटर मोस्ट लेयर बहुत ज्यादा लूज हो तो उसका नाम क्या पड़ेगा, स्लाइम लेयर। अगर आउटर मोस्ट लेयर टफ हो, रिजिड हो, तो उसका नाम पड़ जाएगा टफ कैप्सूल। बहुत अच्छा, यहां तक क्लियर है। चलो अब यहां से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर पढ़ लिए, अब हमारा जो नेक्स्ट लेयर आ रहा है वो नेक्स्ट लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग फिर से समझ लेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब एक बार कॉलम बनाइए, एक साइड लिखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल और एक साइड लिखिएगा यूकैरियोटिक सेल। चलो आप लोग बताना चाहेंगे क्या डिफरेंस हम बताए थे लास्ट क्लास में, बताओ। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल का अगर सबसे फर्स्ट नंबर बात करें, एक साइज अगर मान सके तो इसको लिख सकते हैं 2 to 5 माइक्रोमीटर। जनरल अगर साइज बात करें कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का जनरली एवरेज साइज कितना हो सकता है, तो 2 to 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। और एक यूकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज कितना हो सकता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर हो सकता है। इसको लिख सकते हैं 5 to, या फिर 5 to 10 ही लिखो, 5 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा होता है, डीएनए नेकेड होता है, उसके बाहर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है। लास्ट क्लास में बताए थे, तो यहां पे लिखिएगा नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट हियर। और इधर कैसे लिखेंगे, डीएनए हैज कवरिंग लिख सकते हैं, डीएनए हैज प्रॉपर कवरिंग आउटसाइड, मतलब कि डीएनए के बाहर प्रॉपर कवरिंग प्रेजेंट है। उसके बाद यहां पे लिख सकते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट हियर, और यहां पे लिख सकते हैं न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर। फिर यहां लिख सकते हैं सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट हियर एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है।
फिर यहां पे लिख सकते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट हेयर, प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट हेयर। और ऑर्गेनेल कैसा हो सकता है, विथ मेम्ब्रेन एंड विदाउट मेम्ब्रेन। तो लिख लीजिएगा विथ मेम्ब्रेन, विथ मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, विथ मेम्ब्रेन एंड विदाउट मेम्ब्रेन। चलिए इसको लिखिए, लिख लिए। चलो यहां पे क्या बताएं, प्रोकैरियोटिक सेल के सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में हम डिफरेंस बता रहे हैं। तो डिफरेंस नंबर 1 बोले कि इसका जनरली साइज कितना हो सकता है, 2 to 5 माइक्रोमीटर। इसका साइज कितना हो सकता है जनरल, 5 to 10 माइक्रोमीटर। बोले कि यहाँ पे जो डीएनए है वो कैसा प्रेजेंट है, नेकेड डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पे डीएनए के पास क्या है, प्रॉपर कवरिंग है। फिर यहाँ बोले कि न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे बोले न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर बोले यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट हेयर। अभी बता रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। यहाँ लिखे कि सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट हेयर और कैसा है कि विथ मेम्ब्रेन भी है और विदाउट मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और बात करेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के ही बारे में बात करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर किसी को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या एग्जैक्ट क्या डिफरेंस हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, तो प्रोकैरियोटिक ऐसा हम मान सकते हैं जैसे कि मान लो ये एक सेल और ये एक सेल। एक एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लेना कि जैसे हमारे ही सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में दो तरह के फैमिली रहते हैं। एक ऐसा फैमिली जिनके पास हर काम करने के लिए एक पर्सनल रूम दिया गया है। जैसे कि अगर बात करें कि एक रिच फैमिली है, उनके पास हर काम, जैसे कि मान लो खाना बनाने का पर्सनल रूम है, फिर से पढ़ने के लिए पर्सनल रूम है, रहने सोने के लिए पर्सनल रूम है, हर काम करने के लिए उनके पास एक पर्सनल रूम दिया गया है। लेकिन प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या, ऐसा मानो कि एक पुअर फैमिली है और पुअर फैमिली के साथ कैसा होता है, क्या होता है कि उनको एक ही रूम में सब काम करना है। उनको सोना भी एक ही रूम में है, उनको खाना भी एक ही रूम में बनाना है, उनको स्टडी भी एक ही रूम में करना है, सब चीज एक ही सिंगल रूम में करेगा। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जहां पे एक सिंगल रूम दे दिया गया है और उसी रूम में वो सारा काम को परफॉर्म कर रहा है। मतलब तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जहां पे इस सिंगल रूम में बस यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल दे दिए हैं और बस इसी में आपको सारा काम करना है, कि इसके पास इस कंपार्टमेंट के अंदर ऐसा कोई अदर कंपार्टमेंट नहीं प्रेजेंट रहेगा। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, एक कंपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन इस कंपार्टमेंट के अंदर ऐसा कोई इस तरह से और कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब ये कंपार्टमेंट का मतलब क्या, कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल से है। बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जहां पे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल का मतलब कि एक सेल को मानो कंपार्टमेंट, उसके अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट, उसके अंदर बहुत सारा और छोटा छोटा कंपार्टमेंट है जहां पे अलग अलग फंक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर यूकैरियोटिक के बारे में बात करें, इसको मान सकते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक के बारे में हम क्या बताएं, हम दो एग्जांपल दे रहे हैं। एक नंबर, फर्स्ट नंबर बोले कि ऐसा समझ लो कि हमारे सोसाइटी में दो तरह का फैमिली रहते हैं। एक फैमिली बहुत ज्यादा रिच फैमिली है और एक फैमिली हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा पुअर फैमिली है। ठीक है, तो रिच फैमिली के पास क्या होता है, घर में, उनके घर में हर काम करने के लिए अलग अलग रूम है। समझ में बात आया। लेकिन पुअर फैमिली के साथ क्या होता है, हर काम करने के लिए एक सिंगल ही रूम है, उसी रूम में उनको सारा काम को परफॉर्म करना है। सोना भी उसी रूम में है, खाना बनाना भी उसी रूम में है, पढ़ना भी बच्चे लोग उसी रूम में पढ़ेंगे। सब काम को एक सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर ही करना है। तो उस तरह के सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल। एक ऐसा सेल जहां पे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या कि ये जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर ऐसा कोई पर्सनल रूम नहीं दिया गया है हर काम करने के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जहां पे इस सिंगल एक कंपार्टमेंट दिया गया और इसी कंपार्टमेंट के साइटोप्लाज्म में इनको सारा काम करना है। इनको डीएनए रेप्लिकेशन भी यहीं पे करना है, इनको एक एक काम इसी कंपार्टमेंट के अंदर करना है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जहां पे जेनेटिक मटेरियल तो प्रॉपर कवरिंग के साथ प्रेजेंट है, डीएनए जो प्रेजेंट है वो प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है, और यहां पे बोले कि यहां पे पर्सनल रूम दिया गया है हर काम करने के लिए, और इस पर्सनल कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। समझ में बात आया, हम क्या बोले, हम बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जहां पे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट हो। सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या
कि कंपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट एब्सेंट हो। जैसे कि सेल को हम लोग क्या बोले थे, सेल इज अ कंपार्टमेंट जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वहां पे सारा काम होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, एक ऐसा सेल जहां पे एक सिंगल कंपार्टमेंट है, उसी कंपार्टमेंट के अंदर में इनको सारा काम करना है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल कैसा है, एक ऐसा कंपार्टमेंट जिसके अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। ऐसा मानो कि एक प्रॉपर ये कंपार्टमेंट और उसके अंदर बहुत सारा और भी कंपार्टमेंट, और उस कंपार्टमेंट को हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, उस कंपार्टमेंट को हम लोग बोल रहे हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या है कि हमारे पास बहुत तरह का सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, जिसके कारण अलग अलग फंक्शन होता है। क्या बोले, प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस समझ में आया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बोले सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है और यूकैरियोटिक में बोले सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक में एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। सिर्फ मात्र एक ही सेल ऑर्गेनेल होता है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, राइबोसोम। लेकिन यूकैरियोटिक सेल कैसा है, एक ऐसा सेल जहां पे बहुत सारा और सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जहां पे अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इंक्लूजन बॉडी, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। ये सब में अलग अलग फंक्शन हो रहा है। वो प्रेजेंट कहां पे है, वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम। समझ में बात आ गया यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो थम्स अप कर दीजिए। ये सब क्लियर है, समझ रहे हैं? ये सब समझ में आया, नहीं आया समझ में? ठीक है, फिर से समझा दे रहे, 1-2 मिनट ध्यान से सुनो। हम अभी क्या बात किए, हम बात किए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक। ध्यान से सुनो, अब आवाज नहीं, ध्यान से सुनिए। बोले डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, एक ऐसा सेल जिसका जनरली साइज कितना होता है, 2 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर बोले यूकैरियोटिक सेल क्या है, एक ऐसा सेल जहां पे जनरल साइज अगर माने तो कितना बोल सकते हैं, 5 to 10 माइक्रोमीटर। फिर बोले कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है, जो डीएनए है वो बिना कवरिंग का प्रेजेंट है, फर्स्ट क्लास में बताए थे। फिर बोले कि यहाँ पे जो डीएनए है प्रॉपर कवरिंग के साथ प्रेजेंट है, मतलब कि बाहर में एक प्रॉपर कवरिंग होगा और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा उसके अंदर में। फिर बोले कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे एब्सेंट होता है, एक्सेप्शन लिखे हैं राइबोसोम। अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे, अभी फिर से समझाते हैं। बोले कि सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है कहां पे, यूकैरियोटिक सेल में। और यहाँ पे बोले कि सेल ऑर्गेनेल कैसा है, 2 तरह का है, बोले विथ मेम्ब्रेन एंड विदाउट मेम्ब्रेन। अब इसके बाद हम ये बताएं कि अगर आपको एग्जैक्ट में समझना है कि व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसको फिर से हम बना देते हैं और फिर से समझा देते हैं इसको एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पे, या फिर नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में, ऐसा थोड़ा सा इमेजिन करना, ऐसा बुक में नहीं लिखा बट ऐसा हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि ऐसा समझना कि हमारे सोसाइटी में 2 तरह के फैमिली रहते हैं ना। एक ऐसा फैमिली जो बहुत ज्यादा रिच फैमिली होते हैं और एक ऐसा फैमिली जो बहुत ज्यादा पुअर फैमिली होते हैं। ऐसा होता है, हम लोग जनरली डे टू डे लाइफ में देख ही रहे कि एक ऐसा फैमिली जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, उनके घर में हर काम करने के लिए अलग अलग रूम होता है। समझ में आता है? क्या बोले कि रिच फैमिली के घर में हर काम करने के लिए अलग अलग रूम दिया गया है। पढ़ने के लिए स्टडी रूम अलग से है, खाना बनाने के लिए अलग से रूम है, सोने के लिए अलग से रूम है, खेलने के लिए अलग से रूम है। तो वो क्या है, रिच फैमिली के घर में हर काम करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है। वो रूम को हम क्या मान सकते हैं, कंपार्टमेंट। लेकिन पुअर फैमिली के घर में क्या है, एक सिंगल रूम होता है और उसी रूम में उनको सारा काम करना पड़ता है। खाना भी उसी रूम में बनेगा, बच्चे लोग उसी रूम में पढ़ेंगे, सब कोई सोएगा भी उसी रूम में। समझ में बात आया हम क्या बता रहे? तो ऐसा समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जहां पे सिर्फ एक सिंगल रूम है और इसी रूम के अंदर में एक जेनेटिक मटेरियल इसको दे दिया और बोला कि आपको जो फंक्शन करना है वो करते रहो। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में मात्र एक सिंगल कंपार्टमेंट है, मतलब सिर्फ एक कवर दिया गया है और बोला गया कि आप इसी रूम के अंदर में अपना सारा फंक्शन को करो, सारा केमिकल रिएक्शन इसी रूम के अंदर में करो, इसी कंपार्टमेंट के अंदर में करो। लेकिन यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जहां पे एक कंपार्टमेंट तो दिया गया लेकिन हर काम करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट दिया गया। जैसे कि रिच फैमिली के घर में हर काम करने के लिए अलग अलग रूम है ना, उसी तरह से यूकैरियोटिक सेल के पास हर काम करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट दिया गया है और इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल। तो बोले क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छा। तो बोले कि यहाँ पे इस तरह से कंपार्टमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, जो भी फंक्शन है ना कि इसी साइटोप्लाज्म में होगा। इस सेल को जो भी फंक्शन करना है इस साइटोप्लाज्म में करेगा। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जहां पे
एक कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। इस तरह से कंपार्टमेंट बहुत सारा और प्रेजेंट है और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर में। तो बोले कि यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जिसके अंदर में बहुत सारा और कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा और कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं कंपार्टमेंट को? सेल ऑर्गेनेल। और वैसा ये, और इस कंपार्टमेंट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है एक्सेप्ट वन सेल ऑर्गेनेल, उसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? राइबोसोम। तो यहां पे भी, यहां पे देखो क्या लिखे, यहां पे नीचे पॉइंट में लिखे ना, सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट हियर एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़ करके और यहां पे कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहां पे बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। एक एक करके सारा सेल ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि बोले विथ मेम्ब्रेन, कि ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके बाहर मेम्ब्रेन भी लगा होगा, और ऐसा भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं लगा होगा, वो भी हम लोग को पढ़ना है। समझ में आ गया यहां तक? अब थोड़ा सा बात करेंगे आगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर सकते हैं नेक्स्ट लिखिएगा सेल वॉल। सेल वॉल, अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो सेल वॉल करेगा क्या? बैक्टीरिया में सेल वॉल का रोल हो सकता है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग। सेकंड नंबर लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग। चलिए इसको लिखिए। फिर लिख सकते हैं यहां पे मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। कि जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? एक सुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें बहुत सारा और कंपाउंड है, बट मेनली क्या प्रेजेंट है वहां पे? सुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो बोले कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है। बैक्टीरिया के सेल वॉल का रोल क्या है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग। मतलब क्या? ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग का मतलब होता है कि मान लो एक सेल है, इस सेल के अंदर में अगर मान लो बहुत सारा वाटर इंटर कर जाए, बहुत सारा पानी इंटर कर जाए, तो इस सेल को फटने से कौन बचाएगा? इस सेल को फटने से बचाएगा सेल वॉल। ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग का मतलब यही होता है कि जब किसी सेल में बहुत सारा पानी भर जाए तो वो सेल फट ना जाए, तो फटने से कौन बचा रहा है? उस सेल को फटने से बचा रहा है सेल वॉल। ठीक है, फिर बोले इट प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कि सेल कोलैप्स ना हो जाए, सेल दब करके कहीं से कोलैप्स ना हो जाए, तो उससे कौन बचा रहा है? उससे बचा रहा है सेल वॉल। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। लिख लिए? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जितना भी बैक्टीरिया होता है, एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा all bacteria have cell wall, all bacteria have cell wall except mycoplasma, all bacteria have cell wall except mycoplasma। कोई हमको बता सकते हैं, लास्ट क्लास में हम आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में लिखवाए थे ना, डाटा लिखवाए थे, क्या इसके बारे में लिखवाए थे? माइकोप्लाज्मा का लेंथ क्या लिखवाए थे? बताओ, कॉपी में देखो और बताओ, कॉपी में देख के बताइए लास्ट क्लास में क्या डाटा लिखवाए थे माइकोप्लाज्मा के बारे में? स्मॉलेस्ट शेल होता है और
0.3 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। बहुत अच्छा। तो बोले कि ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके जितना भी बैक्टीरिया होता है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन फिर से लिख देते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। फिर लिख सकते हैं इट इज स्मॉलेस्ट, इट इज smallest living organism फिर लिख सकते हैं it can survive without oxygen, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये डाटा लिखिए माइकोप्लाज्मा के बारे में। लिख लिए, लिखे। तो देखो क्या बताएं कि जितना भी बैक्टीरिया है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। किसको छोड़ करके, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके सब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। माइकोप्लाज्मा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितना इसका लेंथ होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। फिर बोले इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और माइकोप्लाज्मा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। यहां पे लिखिएगा इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। लिख दिए। चलो अब आगे बात करें हम लोग, ये लिख लिए। अब नेक्स्ट लिखेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दो बेसिस ले सकते हैं। फर्स्ट बेसिस लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और सेकंड बेसिस लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप वो हमको याद करना है कि बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे कितना तरह का हो सकता है। अलग अलग तरह का जो शेप है वो हमको याद रखना है कि बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल शेप का होगा तो उसका नाम क्या होगा, बैक्टीरिया अगर रॉड शेप का होगा तो उसका नाम क्या होगा, अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप का होगा तो उसका नाम क्या होगा, अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप्ड होगा तो उसका नाम क्या होगा। तो हम क्या बोले, टाइप ऑफ बैक्टीरिया किस बेसिस पे, दो बेसिस बात कर रहे हैं। पहला बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और दूसरा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप। तो पहला बेसिस में आप लोग लिखिएगा, फर्स्ट नंबर लिखिए स्फेरिकल बैक्टीरिया। स्फेरिकल बैक्टीरिया, वैसा बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप्ड हो, जो राउंड शेप्ड हो, इस तरह से स्फेरिकल टाइप का हो, उसका नाम हम लोग बोलते हैं, एक मिनट रुक जाइए, क्या नाम है बताओ, फोकस। बहुत अच्छा। सेकंड नंबर, कॉमा शेप का नाम याद है आप लोग को, क्या होगा, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को विब्रियो बोल सकते हैं, विब्रियो या फिर विब्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, विब्रियो या विब्रियम। सेकंड, थर्ड नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, इसका शेप भी बना दे क्या, शेप देखो इस तरह से हो सकता है, कॉमा शेप, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया याद है, रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया देखो रॉड जैसा होगा, उसका नाम क्या पड़ेगा, बैसिलस, बैसिलस। उसके बाद एक और हो जाएगा यहाँ पे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, ठीक है। ये तीन लिखिए इसमें यहाँ पे।
लिख लिए? ये लिख लिए? लिखो लिखो जल्दी से लिखो। आज हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग भी करेंगे कुछ, ठीक है? पहले इधर थोड़ा सा टॉपिक पढ़ ले, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे। एनसीईआरटी आप लोग घर पे रीड करते हैं कि नहीं? एनसीईआरटी का रीडिंग लगाते हैं? एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी चैप्टर हम बताएंगे टॉपिक वाइज आपको रीड करना है घर पे। हर दिन एनसीईआरटी रीड कीजिएगा, तब जाके बायोलॉजी में नंबर स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नीट एग्जाम है और भी बोर्ड एग्जाम है, वहां पे एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई अदर बुक आपको नहीं पढ़ना है। बस एनसीईआरटी का आपको रीडिंग लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना है, और साथ में एनसीईआरटी के साइड में लिखते चलना है। जितना भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो सारा पॉइंट लिखते चलना। अभी हम दिखाएंगे कि कैसे एक एनसीईआरटी का रीडिंग किया जाता है, ठीक है? चलो ये लिख लिया आप लोग, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 3 लिखे हैं, एक 4th नंबर, इसके नीचे एक और होगा यहाँ पे, तो वो 4th नंबर क्या है? स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया मान लो कुछ इस प्रकार से, स्पाइरल के जैसा, इसको बोलते हैं स्पाइरलम। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करें इसके बारे में। तो क्या बोले? बैक्टीरिया कितना तरह का? ऑन द बेसिस ऑफ, 2 बेसिस लिए। पहला बेसिस लिए ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और दूसरा बेसिस लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम कितना तरह का बताएं? 4 तरह का बताएं। फर्स्ट नंबर बोले कि अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा? कोकस बोलेंगे उसको। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा? विब्रियो या फिर विब्रियम। और अगर बैक्टीरिया रॉड शेप होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा? बैसिलस। और अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप्ड होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा? स्पाइरलम। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग बात करेंगे इधर वाले टॉपिक में। तो ये हमारा पहला बेसिस था, और दूसरा बेसिस ये है ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। हेडिंग लगा देना ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बैक्टीरिया ऑन द, अच्छा ठीक है, हेडिंग लगा दो ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। ऐसा लिखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। ठीक है, सेल एनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया हम लोग का कितना तरह का होता है। तो सबसे पहले समझेंगे सेल एनवेलप क्या होता है। सेल एनवेलप क्या होता है, लास्ट क्लास में भी बताए थे। सेल एनवेलप का मतलब होता है ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। क्या बोले? सेल एनवेलप में क्या क्या कितना लेयर है? फर्स्ट नंबर लेयर है ग्लाइकोकैलेक्स, दूसरा नंबर लेयर है सेल वॉल, और तीसरा नंबर लेयर है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं कि ग्लाइकोकैलेक्स रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है। और सेल मेम्ब्रेन मेनली मेड अप ऑफ लिपिड। लिखिए, हो गया? लिख लिए? हो गया? लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया? करें आगे, बताएं। तो क्या बता रहे हैं? बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। बोले कि सेल एनवेलप क्या होता है? सेल एनवेलप का मतलब कि एक सेल में जो तीनों लेयर है बाहर का, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? सेल एनवेलप। बोले कि ये जो सेल एनवेलप है, जिसमें से पहला लेयर जो है ग्लाइकोकैलेक्स, ये मेनली किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट से बना है। सेल वॉल बैक्टीरिया में किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है। और सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड से बना होता है। ठीक है,
अब एक नोट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इस बेसिस का दो बेसिस हम लोग अभी बनाएंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एक नोट लिखिएगा, इसके बाद नोट लिखिएगा, चलिए इसको लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद इसको हम समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। एक बार लिख लीजिए पहले, हो गया, लिख लिए। चलो देखो, स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल थ्री लेयर इन अ सेल इनवेलप इज केमिकली डिफरेंट बट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। क्या बोले कि जो सेल इनवेलप का जो तीनों लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ केमिकली डिफरेंट। मतलब क्या कि जो तीनों लेयर है, जैसे केमिकली डिफरेंट का मतलब क्या है, अभी जस्ट हम यहां पे लिखे कि जो सेल इनवेलप में तीन लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब देखना ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल किससे बना है बैक्टीरिया में, पेप्टाइडोग्लाइकन से। सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड से बना है। तो तीनों अलग अलग केमिकल है कि नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स अलग केमिकल से बना है, सेल वॉल अलग केमिकल से बना है, सेल मेम्ब्रेन अलग केमिकल से बना है। तो इसीलिए यहां पे लिखे हैं कि ऑल थ्री लेयर इन अ सेल इनवेलप इज केमिकली डिफरेंट, कि तीनों लेयर केमिकली तो बहुत ज्यादा अलग है, कि ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट से बना है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना है। तीनों केमिकली डिफरेंट हो गया, बट तीनों मिल करके क्या करता है, तीनों मिल करके सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीनों क्या बोले, डिफरेंट बट दे एक्ट टुगेदर। तीनों मिल करके सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, तीनों मिल करके सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तीनों तो केमिकली अलग अलग है, बट तीनों मिल करके क्या करता है, तीनों मिल करके सेल को प्रोटेक्ट करता है। समझ में बात आ गया। तो जब भी पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल इनवेलप, तो आंसर कीजिएगा प्रोटेक्शन। क्या बोलिएगा आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, सेल इनवेलप का काम है। सेल इनवेलप के अंदर में कितना लेयर आता है, तीन लेयर आता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। चलिए इसके आगे बात करते हैं, ये लिख लिए आप लोग, ये हो गया ना। ठीक है, अब जो हम यहां पे बता रहे थे कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप, कि सेल इनवेलप के कितना, सेल इनवेलप के बेसिस पे कितना तरह का बैक्टीरिया हो सकता है। तो सेल इनवेलप के बेसिस पे दो तरह का बैक्टीरिया हो सकता है। एक बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे अभी। लिखिएगा, दो तरह का बैक्टीरिया है, ये सेल इनवेलप के बेसिस पे बता रहे हैं, या फिर ऐसा इसमें लिख सकते हैं हेडिंग, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप। ठीक है, तो कितना बोले, दो बोले, एक बोले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक बोले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वैसे तो इसके बारे में हमको डिटेल में नहीं जानना है, बट इसका हम थोड़ा सा कहानी सुना देंगे, आपको लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, यहां लिखने के बाद अब स्टार्ट करते हैं। ये लिख लिया आप लोग, ये लिख लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, इसका डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। बोले कि एक बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सर ये होता क्या है, कि ग्राम ये वर्ड क्यों आ रहा है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये सब है क्या। ग्राम का मतलब होता है, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम था। ये जो ग्राम लिखे हैं GRAM, ई नहीं, GRAM,
GRAM। ग्राम क्या था? ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? स्टेनिंग किए थे। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर चढ़ाना। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? कलर चढ़ाना। जैसे कि मान लो अगर हमको कोई बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना हो माइक्रोस्कोप में, किसी बैक्टीरिया को बहुत आसानी से मतलब बहुत क्लियर देखना हो माइक्रोस्कोप में, तो क्लियर देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उस पे स्टेनिंग चढ़ाना पड़ता है, उस पे हमको डाई लगाना पड़ता है, उस पे कलर चढ़ाना पड़ता है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग। क्या बोला जाता है? ग्राम स्टेनिंग। क्रिश्चियन ग्राम अपने ही नाम पे इस प्रोसेस को रख दिए, बोले कि ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्यों किया जाता है? कि बैक्टीरिया को स्टेन हम क्यों कर रहे हैं, बैक्टीरिया पे कलर क्यों चढ़ा रहे हैं? बैक्टीरिया पे स्टेनिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को और ज्यादा क्लियरली ऑब्जर्व कर सके, बैक्टीरिया के बारे में और अच्छे से स्टडी कर सके। जब उसका स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होगा माइक्रोस्कोप में, तब उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे हम। तो इसीलिए उस पर कलर चढ़ाया जाता है। तो अब हुआ क्या कि क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट वो बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया लिए और उनपे स्टेनिंग प्रोसेस स्टार्ट किए लेबोरेटरी में। जब लेबोरेटरी में वो ग्राम स्टेनिंग किए, मतलब कि कलर चढ़ाना स्टार्ट किए, डाई लगाना स्टार्ट किए बैक्टीरिया के सरफेस पे, तो क्या हुआ कि बहुत सारा बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है बहुत ज्यादा थिक हो गया। क्या बोले? जब बैक्टीरिया पे स्टेनिंग किया गया, तो स्टेनिंग क्यों किया गया ये समझ में आया? स्टेनिंग इसलिए किया गया ताकि बैक्टीरिया को और आसानी से क्लियरली ऑब्जर्व कर सके माइक्रोस्कोप में। ठीक है। अब जब स्टेनिंग हुआ लेबोरेटरी में, तो हुआ क्या कि कुछ बैक्टीरिया जो था ना, उसका सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो गया, और कुछ बैक्टीरिया जो था उसका सेल वॉल थिन ही रहा, ज्यादा थिक नहीं हुआ। क्या बोले? जब स्टेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ लेबोरेटरी में, तो कुछ बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था बहुत ज्यादा थिक हो गया, और कुछ बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिन ही रह गया। मतलब क्या कि जब कलर चढ़ाए ना, तो वो कलर उस बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक्यूमुलेट कर गया, मतलब सेल वॉल पे जम गया जा करके। और किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल एक्यूमुलेट नहीं, मतलब स्टेन जो है सो सेल वॉल पे एक्यूमुलेट नहीं किया। तो इसीलिए दो तरह का बैक्टीरिया बन गया, एक बन गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक बन गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है? एक ऐसा बैक्टीरिया जहां पे जब स्टेनिंग करते हैं तो वो कलर वहीं पे रिटेन हो जाता है, वो डाई वहीं पे रिटेन हो जाता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या? एक ऐसा बैक्टीरिया जब कलर चढ़ाए ना, तो वो स्टेनिंग वहां पे नहीं रिटेन हुआ, वहां पे नहीं रहा, और इसीलिए वो थोड़ा सा थिन हो जाता है, मतलब जो उसका सेल वॉल है वो बहुत ही थिन हो जाता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा हो जाता है? बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। थिक क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर कलर चढ़ जाता है, उस पर स्टेन एक्यूमुलेट कर जाता है। समझ में बात आया? क्लियर हुआ ये बात? समझ गए या फिर से बताएं? समझ में आया या फिर से बताएं? समझ में आया? मेनली इसमें हमको क्या समझना है? इसमें यही समझना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव, ये प्रोसेस किसके द्वारा किया गया? उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम। साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक्टीरिया को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए उस पे स्टेनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, उस पे कलर चढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब कलर चढ़ाना स्टार्ट किया लेबोरेटरी में, तो बहुत सारा बैक्टीरिया उस कलर को अपने सेल वॉल पे रिटेन कर लिया, अपने सेल वॉल पे एक्यूमुलेट कर लिया, और बहुत सारा बैक्टीरिया अपने सेल वॉल पे उस स्टेन को रिटेन नहीं कर पाया। तो जिस बैक्टीरिया के सेल वॉल पे कलर चढ़ गया, कलर एक्यूमुलेट हो गया, उसका नाम क्या पड़ गया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया के सेल वॉल पे स्टेनिंग रिटेन नहीं हुआ, मतलब कलर वहां पे नहीं रिटेन, वहां पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाया, तो उसका नाम पड़ गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो याद क्या रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? थिक होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा होता है? थिन होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है अभी। ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बना लेते हैं डायग्राम। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल कैसा होगा, या फिर सेल इनवेलप, कि बाहर से सेल इनवेलप कैसा दिख रहा है? बहुत ज्यादा थिक दिख रहा है।
चलिए इसको लिखिए। हो गया, लिख लिए? लिख लिए? तो आगे बढ़ते हैं। लिखे? चलो यहां तक सब चीज क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। तो हम क्या बताएं, हेडिंग क्या लिखे? बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो ये हेडिंग समझ में आया ना कि ये हेडिंग क्यों लिखा गया है? सेल वॉल नहीं, सेल इनवेलप। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप, कि सेल इनवेलप के बेसिस पे कितना तरह का बैक्टीरिया? दो तरह का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया जहां पे डाई जो है रिटेन कर गया। तो यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, इसी के नीचे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? हम नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। यहां पे लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, ग्राम स्टेन इज रिटेन हेयर। रिटेन्ड। और यहां लिख सकते हैं ग्राम स्टेन इज नॉट रिटेन्ड हेयर। देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बहुत सारा और टॉपिक है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया हुआ है। टॉपिक से बाहर नहीं पढ़ना है, जितना हमारे एनसीईआरटी में है, जितना हमारे लिमिट में है उतना ही पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं होगा, जितना एनसीईआरटी में रहता है उतना ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो अगर बात करें इसके बारे में, बहुत सारा और बात किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वो बात करने का सही जगह नहीं है और सही समय भी नहीं है, ठीक है? अब देखिए आगे यहाँ पे बात करें। ये समझ में आ गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हुआ? जहां पे सेल इनवेलप बहुत ज्यादा थिक हो जाए। सेल इनवेलप क्यों थिक हो गया? क्योंकि यहाँ पे स्टेन रिटेन कर गया है, यहाँ पे जो कलर है वो कलर एक्यूमुलेट कर गया है, लेकिन यहाँ पे जो डाई स्टेनिंग किए वो स्टेनिंग रिटेन नहीं हो पाया, जिसके कारण सेल इनवेलप थिन दिख रहा है। इसीलिए जिसका सेल इनवेलप थिक उसको बोले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसका सेल इनवेलप थिन उसको बोले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं सेल वॉल के बारे में ना, ठीक है? चलो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हेडिंग लिखो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? चलिए ये डायग्राम बनाइए। लिखिए इसको। लिखिए। लिख लिए? बन गया ये डायग्राम?
चलिए देखिए इधर टॉपिक क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिख सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, लिखिएगा सेलेक्टिवली परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मेनली बना होता है किस कंपाउंड से बना है, वो मेनली बना होता है फॉस्फोलिपिड से। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से मेनली। उसमें लिपिड प्रेजेंट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादा मेजर कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, मेजर कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है, ये जो स्ट्रक्चर येलो वाला जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉस्फोलिपिड। क्या बोले, फॉस्फोलिपिड। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है फॉस्फोलिपिड का एक लेयर है, और नीचे में एक लेयर ये भी क्या है, फॉस्फोलिपिड का ही है। इस फॉस्फोलिपिड का दो पार्ट है, एक पार्ट को बोलते हैं हेड, ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं हेड, और नीचे वाले को बोलते हैं टेल। ठीक है, अगर किसी को पता हो क्लास में, आपको अगर किसी को भी पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक, किसी को पता है तो बताइए। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक का मीनिंग नहीं पता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब पता है किसी को, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जिस कंपाउंड को वाटर से डर लगता हो, मतलब पानी से जो दूर भागेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर लविंग, पानी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो फॉस्फोलिपिड हम बना रहे हैं, एक हेड और ये जो टेल है, ये जो हेड है वो उसका नेचर कैसा है, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब वाटर लविंग है, पानी से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो टेल है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, मतलब पानी से इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब एक्वस इन्वायरमेंट से इसको दिक्कत है। इसी के कारण यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो हेड है इसको बाहर की तरफ रखा गया है, और टेल देखो अंदर में रखा गया है। टेल देख रहे हो, अंदर की तरफ रखा है, और हेड दोनों तरफ रखा है, बाहर की तरफ रखा है इस तरह से। ये हेड इधर है और टेल ये बीच में प्रेजेंट है, इसका टेल। तो हेड और टेल का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो हेड है वो बाहर की तरफ अरेंज किया हुआ है, और टेल है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ अरेंज किया हुआ है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब हेड को पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और टेल को पानी से प्रॉब्लम है, जिसके कारण टेल जो है वो अंदर रखा हुआ है। जैसे कि जब एक हम लोग सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, जैसे मानो ये एक सेल मेम्ब्रेन, तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म में मेनली है क्या, साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट है, मेनली साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर। और सेल के बाहर भी बहुत सारे इन्वायरमेंट है, एक्वस इन्वायरमेंट, पानी यहाँ पे प्रेजेंट है ना सेल के बाहर में। तो यहाँ पे हेड बना दिए और यहाँ टेल बना दिए, यहाँ हेड और टेल बना दिए। तो फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो किधर होता है, वो बाहर की तरफ होता है, और टेल किधर होता है, वो टेल अंदर की तरफ होता है। वो क्यों है ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट इसलिए है क्योंकि जो हेड है इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, तो यही अरेंजमेंट के कारण, इसी अरेंजमेंट के कारण, मतलब यही रीजन के कारण इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। इसको बोलते हैं लिपिड बाय लेयर। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, लिपिड बाय लेयर। यहां पे लिख सकते हैं लिपिड बाय लेयर अरेंजमेंट, लिपिड बाय लेयर। जब आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बोलिएगा इट इज लिपिड बाय लेयर, मतलब लिपिड का दो लेयर है। एक लेयर ऊपर में देखो, एक लिपिड का लेयर ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा ऊपर का लेयर, और एक लेयर ये नीचे वाला लेयर। तो लिपिड कैसा अरेंजमेंट है, वो दो लेयर में अरेंजमेंट है, एक ऊपर में बना हुआ है और एक उसके नीचे बना हुआ है। तो जब भी पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको आंसर करना है इट इज लिपिड बाय लेयर, मतलब लिपिड का कितना लेयर है, लिपिड का दो लेयर है। जब भी आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन में मेन कंपोनेंट क्या है, तो मेन कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का कितना पार्ट है, फॉस्फोलिपिड का दो पार्ट है, एक पार्ट को बोले हेड और दूसरे पार्ट को बोले टेल। ठीक है, हेड कैसा होता है, हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्लियर है यहां तक, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे ये हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या क्या कंटेन करता है, तो लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर लिपिड, सेकंड नंबर लिखिए प्रोटीन, और थर्ड नंबर लिखिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
फर्स्ट नंबर कंपोनेंट क्या बोले, लिपिड, दूसरा कंपोनेंट क्या बोले, प्रोटीन, और तीसरा कंपोनेंट क्या बोले, कार्बोहाइड्रेट। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट लिपिड, दूसरा कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट और तीसरा कंपोनेंट प्रोटीन। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बात करते हैं। एक लाइन यहां पे लिख सकते हैं कि अच्छा टाइम हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम का आज पता नहीं चला। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे ये कंपोनेंट से। यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट कीजिए कि क्या आपको दिक्कत है, क्वेश्चन पूछिए सर कहां पे प्रॉब्लम आया, उसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। इस टॉपिक में जहां भी आपको दिक्कत लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, इसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो उसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे में लिख दीजिए प्रॉपर जो भी आपको डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड। यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं, और एनसीईआरटी का रीडिंग तो आज छूट गया, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आज एक बार रिकैप करते हैं, 5 मिनट लगेगा। और देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल बताएं, इसमें इतना सारा कंपोनेंट है, इसको हम लोग अभी इसी को पढ़ रहे हैं। पहला नंबर पढ़े ग्लाइकोकैलिक्स, फिर पढ़े सेल वॉल, फिर पढ़ रहे सेल मेम्ब्रेन। अभी सेल वॉल के बारे में और भी बहुत सारा बात और बताना है। फिर बोले आगे क्या बताए कि ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बोले 2 तरह का है, एक है स्लाइम लेयर, एक है टफ कैप्सूल। फिर नेक्स्ट क्या बात किए, नेक्स्ट बोले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्लियर है यहां तक। फिर एक डिफरेंस ये बताए थे कि प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन बताएं कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो भी एक सेल ऑर्गेनेल ही है, बट प्रोकैरियोटिक में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बात किए, नेक्स्ट बताएं सेल वॉल के बारे में, और सेल वॉल के बारे में यहां पे लिखवा दिए कि सेल वॉल हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। माइकोप्लाज्मा का लेंथ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या बात की है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया बोले ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। शेप के बेसिस पे 4 बताए, सेल एनवेलप के बेसिस पे 2 बताए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में यहां पे बता दिए कि जिसपे डाई रिटेन हो गया, स्टेनिंग रिटेन हो गया, बोल दिए ग्राम पॉजिटिव, और जहां पे स्टेन रिटेन नहीं हुआ उसको बोल दिए ग्राम नेगेटिव, ठीक है। आगे देखो क्या बताए, आगे फिर हम लोग बात कर रहे थे इसी के बारे में कि जो सेल एनवेलप का जो 3 लेयर है वो केमिकली अलग है, तीनों अलग अलग कंपाउंड से बना है, बट तीनों मिल करके क्या करता है, तीनों मिल करके सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे फिर क्या बताए, नेक्स्ट बता रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाना, वो सब बताएंगे। और हो सके आज हम एक डीपीपी भी आपको प्रोवाइड करेंगे और उसको आपको करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम उस डीपीपी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।